नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ कम टू द केस नेक्स्ट लेवल, चर्च ऑफ साउथ इंडिया। चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन वर्सेस तेलुगु चर्च काउंसिल। In this case, see, in this case it was contended, means it was argued that lack of territorial jurisdiction, what? Lack of territorial jurisdiction goes to the root of the competence of the court trying a suit, and a decision rendered by a court lacking territorial jurisdiction would not operate as res judicata in a subsequent suit. This is language I read for you. I explained what is. इस केस में यह आर्ग्यूमेंट आया कि अगर किसी कोर्ट को टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं था, अगर एक कोर्ट को जब उसने डिसाइड किया मैटर, इट वाज नॉट हैविंग टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, देन इट्स डिसीजन वुड नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड व्हाट? नो, इट वुड ऑपरेट एज ए रेस जुडिकेटा, negating the contention and referring to the leading decisions on the point that it would operate. No, because it means what? If a court does not have the territorial competence but it has decided the matter finally, in that case this matter will be operate as res judicata. And I again say for this, आपको ये देखना पड़ेगा इसमें क्या कि सेक्शन 21 सीपीसी ने बताया, आपको पीछे भी डिस्कस किया था। सेक्शन 21 में भी क्या है कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को ये नहीं मानते कि लैक ऑफ जुरिडिक्शन नहीं है, वो इरेगुलरिटी इन जुरिडिक्शन हो सकती है। एक कोर्ट के पास अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, इट मींस वो तभी डिसाइड कर दिया, तो इट विल ट्रीटेड एज एन इरेगुलरिटी नॉट गोइंग टू द रूट ऑफ द मैटर। समझ में आता है आपको? नहीं आई हुई उसमें तभी आप चैलेंज कर सकते हैं। आपको कोर्ट के सामने अपील में जाइए, वहाँ पर आप चैलेंज कर सकते हैं इस बात पर, बस किस बात पर कि भैया हमने अगर ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं था, इससे मेरे इंटरेस्ट अफेक्टेड हुए, न्याय नहीं हो पाया, तब तो जाकर के कोर्ट रिवर्स कर देगी, अदरवाइज रिवर्स भी नहीं होगी। तो लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन विल नॉट कम इन द वे अगेंस्ट द वे ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकेटा। तो क्या समझ में आई? If the court was not having pecuniary jurisdiction, it was having limited. देखिए दोनों बातें अलग अलग है। कोर्ट ऑफ लिमिटेड pecuniary jurisdiction मतलब क्या है कि at that time that court was having jurisdiction, but it is not having jurisdiction to try the subsequent suit. समझे? और ये क्या है? Lack of territorial jurisdiction means what? कि अगर a decision rendered by a court lacking territorial jurisdiction,
कि ऐसी कोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया जिसके पास उसको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन था ही नहीं, उसका डिसीजन रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। ये आर्ग्यूमेंट है। कोर्ट का कहना क्या है कि नो, इट विल बी द केस ऑफ रेस जुडिकेटा। जो पिक्यूरी जुरिडिक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उस कोर्ट को पिक्यूरी जुरिडिक्शन नहीं था, हम ये कह रहे हैं कि उस कोर्ट को सब्सिक्वेंट सूट की पिक्यूरी लिमिट्स के हिसाब से उसका जुरिडिक्शन लिमिटेड था, वो केस दूसरा हो गया। वो समझ में नहीं आई आपको बात? सही, इनका क्वेश्चन क्या, सुन लीजिए, देखिए समझिए प्लीज, सी दिस साइड। इनका कहना, इनके जो कंक्लूजन निकाला है, मैं रिपीट, इनका कहना है कि इसका मतलब ये हुआ कि इवन इफ द कोर्ट इज नॉट हैविंग जुरिडिक्शन इन सम केसेस, इवन इफ द कोर्ट इज नॉट हैविंग जुरिडिक्शन इन सम केसेस, रेस जुडिकेटा विल अप्लाई। इज इट सो? यही कहना चाह रहा हूँ ना? नाउ दिस इज नॉट सो एक्चुअली, आई एम कंक्लूडिंग इट नाउ। समझिए बात को। व्हाट इज द कंक्लूजन? लास्ट में आते हैं। For the application of the section 11, that is the application of the res judicata, what is required? That court must be competent. This is the requirement. Former court must be competent to try such subsequent suit. सही है? This is the line number 1 to remember for you. You will not forget this. Former court must be competent to try the subsequent suit, but if the former court is of limited jurisdiction, it means it is may be limited by pecuniary jurisdiction, it may be limited by the subject, that is, it is the court of exclusive jurisdiction, it is the court of other than ordinary jurisdiction. In that case, in these two cases, in case of what? In case of court of limited jurisdiction, you will not go with that the substantive language, you will go with the explanation 8th. And even if the former court is not competent to try subsequent suit, so there is difference. Lack of jurisdiction and court not competent to try subsequent suit, इसमें अंतर समझो आप, ये है ना? तो if the court means former court was having jurisdiction, if that former suit was decided by a court having jurisdiction and the court was decided by the court not having jurisdiction, इसमें उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। आप बात समझ रहे हो इसको? नहीं समझे? प्लीज रेज हैंड, समझे नहीं समझे तो सी, जब अगर क्वेरी सेशन चल रहा है रेस जुडिकेटा पर, तो क्लास तभी खत्म होगी जब आपकी तरफ से क्वेरीज खत्म हो जाएंगी। एंड आई रिक्वेस्ट यू, तब तक मत खत्म कीजिए जब तक कि आपकी क्वेरीज वाकई में खत्म ना हो जाए। ये जरूरी है आप लोग के लिए। इसमें आप देखिएगा कि हेड टेक्निकलिटीज कहाँ इन्वॉल्व है। प्लीज सी दिस साइड। फॉर्मर कोर्ट सेइंग दिस साइड कि इट लैक्स जुरिसडिक्शन टू ट्राई फॉर्मर सूट। ये अलग बात हो गई कि जिस फॉर्मर सूट को इसने डिसाइड किया उसको डिसाइड करने की पावर भी इसके पास नहीं थी, वो डिफरेंट स्टोरी हो गई। वो दिस कोर्ट C1, if I say this court was not having jurisdiction to try the former suit itself, one say this court has no jurisdiction to try subsequent suit, it is the second say. So don't get confused in this. What is the requirement in this for the application of res judicata? It is what? First of all, it must be finally heard and decided by court competent. पहली बात तो डिसीजन, अगर उस कोर्ट का जिसने डिसाइड किया उसको ही जुरिसडिक्शन नहीं था तो वो डिक्री अपना में नलिटी हो जाएगी। इफ दैट कोर्ट C1 कोर्ट वाज नॉट हैविंग द जुरिसडिक्शन टू ट्राई द फॉर्मर सूट इटसेल्फ, इट वाज लैकिंग जुरिसडिक्शन, देन दैट डिक्री इटसेल्फ वुड बी डिक्री नलिटी बिकॉज कोर्ट हैज नो पावर टू डिसाइड दैट। गॉट इट और नॉट? ये हम लोग जुरिसडिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो नो क्वा ये देखना कि वेदर उस कोर्ट फॉर्मर कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन के 2 पॉइंट पे आप देखेंगे, वेदर इट वाज हैविंग द कॉम्पिटेंस टू डिसाइड द फॉर्मर सूट, वन थिंग दैट विल डिसाइड अपॉन द लीगैलिटी ऑफ द डिक्री पास्ड बाय दिस कोर्ट। इट विल डिसाइड, दिस इशू विल डिसाइड द लीगैलिटी ऑफ द डिक्री पास्ड बाय दिस फॉर्मर कोर्ट। प्लीज रेज हैंड पास में आए तो लैंग्वेज में, है ना? नाउ इसके दो हो सकते हैं कि इट लैक्स जुरिसडिक्शन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में। तो अभी हमने पढ़ा
if even if this has the lack the territorial jurisdiction, this will not go to the root of matter. दो बातें हैं, बार बार कह रहा हूं आपको, जुरिस्डिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप दो तरीके सोचोगे आप. कोर्ट कौन सी है? फॉर्मर सूट. नंबर 1, वेदर दिस कोर्ट वाज हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट इट डिसाइडेड. इसी पर आते हैं नंबर, है ना, यानी कॉम्पिटेंसी टू डिसाइड द सूट विच वाज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय इट. नाउ देयर मे बी 3 पॉइंट. नंबर 1, इट वाज हैविंग जुरिस्डिक्शन, बात ही खत्म हो गई. It means decree passed by it is a valid decree. Now you can take the plea of the res judicata कि एक legal final decree has been passed by the earlier court. Therefore now I am taking plea of res judicata. समझे बात है नहीं? Now suppose अब ये कहा जाए कि no the former court which decided this matter was not having jurisdiction. It means you are not applying the res judicata, you are challenging the decree itself कि that decree was not legal. Why? Because the former court was not having jurisdiction. Now the court will have to decide on the point कि what is the effect of that decree without jurisdiction. समझ में नहीं बताई? तो then we have discussed this. उसका मतलब lack of jurisdiction का मतलब क्या निकालता है? If the court was not having jurisdiction relating to the subject matter of that will come into the category of no jurisdiction. Court was having no jurisdiction, that decree will be nullity itself and that can be challenged only on that point because that was no decree, तो no case of res judicata. समझ में आ गई नहीं बात आ गई? सही है. In case earlier verse में it is objected कि no decree was passed, it was having subject matter jurisdiction but it was not having territorial jurisdiction. In that case, that territorial jurisdiction or in case of pecuniary jurisdiction, that is taken as if the irregularity in the exercise of the jurisdiction and it is treated not as nullity but only a irregularity. If you have not challenged it at the earliest possible opportunity, no decree can be reversed. Decree is treated as final. So this is regarding qua the jurisdiction of the court in deciding the former suit. Now come to the second category of whether this former court is having jurisdiction or competence to try the subsequent suit. In that case, law is what? According to the substantive body, it must be competent to try the subsequent suit. But exception lies in the explanation 8th. If the court is of limited jurisdiction, limited pecuniary jurisdiction, or it is having limited by exclusive jurisdiction, then even if it is not having the jurisdiction to try subsequent suit, its decision will operate as the res judicata. समझे नहीं समझे आप? ये नवीन मान जी, देवकी अम्मा, सुलोचना अम्मा. ठीक, अब मुझे बताइए इसमें कुछ रह गया आपके लिए? इस पॉइंट पर कोई और करी किसी की? रिजॉल्व? चलिए जी, थैंक यू. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.